नमस्कार, मैं हूँ सीए केशव आर गर्ग। जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग जो है 29 जून को चंडीगढ़ में कंक्लूड हुई और उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए जहाँ पर कंज्यूमर और बिजनेस को दोनों को इम्पैक्ट किया जाएगा। अगर मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें अभी महंगी होने के कगार पर हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो प्रिंटिंग इंक के ऊपर जो जीएसटी है वो 12 से उठा करके 18% कर दिया गया है। दैट मीन्स प्रिंटिंग इंक जहाँ पर भी लगेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो मैगज़ीन है, कुछ भी है, अगर प्रिंटेड मटेरियल की मैं बात करूँ तो उनके रेट्स आगे बढ़ सकते हैं। एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप्स जो है उनके रेट ऑफ टैक्स में इजाफा किया गया, उनको बढ़ाया गया। अदर दैन दिस, अगर अब आप मार्केट से कोई फूड आइटम खरीदते हैं जो एक पैकेज के अंदर है, जिसके ऊपर कोई कंपनी का नाम लिखा है या मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पहले ये सिर्फ जीएसटी फूड ग्रेन पे तब लगता था जब वो ब्रांडेड होता था। जब आप किसी एक अच्छी कंपनी का, मान लीजिए आईटीसी का आटा है, आशीर्वाद उनका ब्रांड है, वो उस ब्रांड का आप कुछ वो सामान खरीदते थे। लेकिन अगर कोई लोकल कंपनी उसको पैकेज बना करके देती थी तो उसको जीएसटी नहीं लगता था। अब अगर कोई भी नाम लिखा हुआ है किसी भी तरीके से और वो पहले से पैक्ड है तो उसके ऊपर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है। आप अगर टूरिज़्म के शौकीन हैं, आप हिमाचल की तरफ जाएं या आप कहीं भी और जाते हैं जहाँ पर रूम रेंट 1000 रुपये से कम है, पहले उस पर जीएसटी नहीं था। अभी काउंसिल ने उसमें फ़ैसला लिया कि उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा, इवन इफ़ द रूम रेंट इज़ लेस दैन 1000 रुपीज़। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिटेड है और आप ऐसे हॉस्पिटल में हैं जहाँ पर रूम रेंट, अदर देन आईसीयू की बात कर रहा हूँ, रूम रेंट इज़ मोर देन 5000 रुपीज़ अ डे, उस पर भी जीएसटी लागू हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसका मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में कोई स्टे करने नहीं जाते हैं, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और उस ट्रीटमेंट के तहत वो रूम आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या वो सरकार उसको अलग अलग तरीके से मापना चाहेगी या उसको इकट्ठे ही ट्रीटमेंट का पार्ट मानेगी? अगर ट्रीटमेंट का पार्ट माना जाएगा तो वो ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि हेल्थ केयर में वो एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर उसको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये बैलेंस गवर्नमेंट इसमें क्रिएट करेगी। अगर मैं अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले जाएं तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो बहुत मार पड़ी है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब बिज़नेस की बात करता हूँ मैं। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बिज़नेस के लिए कुछ राहत है, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं। पहली जो राहत की बात वो है कि अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हैं, मान लीजिए कि आप परचेज़ करते हैं एक हायर रेट ऑफ टैक्स पे 18% पे और आप सेल करते हैं 12% पे, आपका आउटपुट जो है वो 12% पे टैक्सेबल है, तो आपको 6% का सरकार रिफंड देती थी। लेकिन उसमें सिर्फ रिफंड किस चीज़ का मिलता था? सिर्फ रॉ मटेरियल का या पैकेजिंग मटेरियल का। अगर आप कोई सर्विस अवेल करते थे उसके ऊपर रिफंड सरकार नहीं देती थी। लेकिन एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वीकेसी फुट स्टेप्स के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इनपुट सर्विसेज के ऊपर भी रिफंड अलाउ किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसको क्रिस्टलाइज करते हुए जीएसटी काउंसिल ने ये इम्पॉर्टेंट फैसला लिया कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड मिल जाएगा। तो फार्मा सेक्टर जो मेजरली इसमें इम्पैक्ट करता है, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने के आसार है। इसके साथ साथ में अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं और आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं, तो अगर आपके किसी जीएसटी नंबर के अंदर कैश लेजर के अंदर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको अब ट्रांसफ़र कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी के बैलेंस को। आप एसजीएसटी के बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो कैश लेजर के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 एस्पेक्ट होते हैं, उसमें सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू अ डिफरेंट जीएसटी नंबर। तो पहले क्या होता था कि आपको वहाँ एक जगह पर रिफ़ंड लेना पड़ता था, दूसरी जगह पे करना पड़ता था। तो वो एक ईज़ लाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा काउंसिल में चर्चा थी कि एक डिस्कशन हुई है कि जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से मैप्ड हैं, मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हैं और आपका जो जीएसटी नंबर है वो सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज़ के पास मैप्ड है,
इवन देन आपको स्टेट अथॉरिटीज़ भी जीएसटी नोटिस भेज सकती हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि एक टैक्स पेयर के ऊपर आप ड्यूअल ज्यूरिसडिक्शन, आप दो अथॉरिटीज़ को बिठा रहे हैं टू सेंड दी नोटिस, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल बी वेरी हार्ड डिसीजन, एंड इसका कहीं पर भी प्रेस रिलीज के अंदर जिक्र नहीं किया गया है। तो आई एम वेरी होपफुल कि शायद ये डेफर हो जाए या इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन इंडस्ट्री, अगर आप फूड ग्रेन को प्री पैकेज्ड, प्री लेबल्ड आप नाम लिख करके बेच रहे हैं, प्री पैकेज बना के, मतलब पहले ही आपने पैकिंग बना लिया, 10 किलो 15 किलो का पैकिंग है, तो उसके ऊपर जो अब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये लगेगा तब जब आप इसको रिटेल के लिए सेल करेंगे। रिटेल पैक की बात हो रही है, रिटेल पैक के ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर आप इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं, अगर आप अदर दैन रिटेल, नॉट फॉर रिटेल अगर आप सेल करते हैं, तो उस केस में एग्जेम्पशन बनी रहेगी। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा वो अभी तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है, हमें नोटिफिकेशन आने की वेट करनी होगी और तभी हमें पता लगेगा कि इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है वो ये आया है कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आप अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को, रेजिडेंशियल हाउस को आप बैंक लीज पे दे रहे हैं या आप ऐसे किसी कंपनी को दे रहे हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अब वो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन इफ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। इसका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस में नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर भी पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 25 लाख रुपीज़ और आपने अपने घर का एक फ्लोर बैंक के एम्प्लॉय को एक बैंक लीज के तौर पर दिया हुआ है और लीज डीड जो है वो आपने बैंक के नाम बनाई हुई है, तो उस केस में बिकॉज आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूडिंग दी सैलरी 20 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जीएसटी नंबर लेने के साथ साथ में जो आप बैंक लीज पे रेंट आप रिकवर कर रहे हैं उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो जिसके बहुत फार रीचिंग रिपरकशंस होने वाले हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया गया है। अब क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर का डिटेल देना होगा, उसका नंबर, अकाउंट नंबर या किसके नाम है उसकी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन होंगी। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये आने वाला है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जो मीटर हैं वो आज भी पुराने लोगों के नाम पर चल रहे हैं एंड पीपल आर यूजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो क्या उस सिनेरियो के अंदर लोगों को मीटर के नाम चेंज कराने पड़ेंगे और तभी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा? बिकॉज अगर मीटर पे नाम कुछ और है और लीज डीड पे नाम कुछ और है तो क्या रजिस्ट्रेशन उस सिचुएशन में ग्रांट हो जाएगा? तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन टू सी, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन भी आ जाए कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे चेंजेस, इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो कंज्यूमर और बिजनेस को दोनों को इम्पैक्ट करने वाले हैं, और बड़ा साइलेंटली काउंसिल ने ये डिसीजंस लेके प्रेस रिलीज में निकाल दिया है। अच्छा, एक और चीज़ टुवर्ड्स दी एंड जो मैं आपको आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फॉर एनी टाइम लिमिटेशन। तो वो पीरियड जो एक्सक्लूड करा जाएगा उसको भी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई रिफ़ंड एप्लीकेशन इस पीरियड के दौरान फाइल होने वाली थी और आप नहीं फाइल कर पाए और उसकी ड्यू डेट निकल गई है तो इस पीरियड को आप एक्सक्लूड कर देंगे। ये तो एक बेनिफिट की बात हुई, लेकिन साथ में सरकार ने अब ये भी बोल दिया कि जो 2017-18 का शो कॉज नोटिस है उसकी ड्यू डेट भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 17-18 का शो कॉज नोटिस अब 30 सितंबर 2023 तक आ सकता है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 17-18 की तलवार अभी ख़त्म नहीं हुई है। 30 सितंबर 2023 तक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जहाँ पर कोई फ्रॉड या कुछ नहीं है वहाँ पर नोटिस भेजा जा सकता है,
और अगर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के एलिगेशन लग जाएं तो इसको 2 साल और मान लीजिए। दैट मीन्स 30 सितंबर 2025 तक आपको जो है इसके अंदर नोटिस भेजा जा सकता है इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये थे कुछ चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो जीएसटी काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किए। आप इनको पढ़िएगा, जैसी नोटिफिकेशंस आएंगी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे एंड आपके पास लेकर के आएंगे। टिल देन हैव अ गुड लाइफ, टेक केयर एंड enjoy your weekend. Thank you.